दोस्तों, जब कभी भी इंसान कोई गलत काम करने की कोशिश करता है, फिर गलत काम करने के बारे में सोचता है, तो वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और उस बड़ी प्लानिंग के तहत ही वो उस गलत काम को करता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो जिस गलत काम को कर रहा है, उसका जो कर्म उसने किया है, उसका फल उसे ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है, दोस्तों जब कभी भी इंसान किसी भी तरीके के क्राइम को करने की कोशिश करता है, तो उस क्राइम को करने से पहले वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और उसी बड़ी प्लानिंग के तहत वो उस क्राइम को, उस गलत काम को अंजाम देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो जिस तरीके के कर्म करेगा, उस तरीके का फल भी उसे ज़रूर मिलेगा। और आज की कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज के अंदर किस किस प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश से है और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर लगता है बुलंदशहर। और इसी बुलंदशहर के अंतर्गत एक थाना आता है बीबी नगर थाना, और इसी बीबी नगर थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है परतापुर गाँव। ये जो परतापुर गाँव है, इसी परतापुर गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम ओमपाल है। ओमपाल की उम्र तकरीबन 35 वर्ष के आसपास है। ओमपाल की पत्नी जिसका नाम प्रीति कुमारी, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है। और ओमपाल की टोटल 2 बेटियां हैं। एक बेटी की उम्र तकरीबन 4 साल के आसपास है और एक बेटी की उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास है। ओमपाल के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है रवि, और रवि की एक पत्नी है जिसका नाम सीता है। रवि और सीता की भी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास है। बात कर रहा हूँ मैं 8 सितंबर साल 2025 की। 8 सितंबर साल 2025 को ओमपाल के बड़े भाई रवि जो थे, उनकी जो बेटी होती है 12 साल की, वो अपनी माँ और अपने पिता से कहती है, यानी रवि और सीता से कहती है कि माँ, आज रात में चाची के पास सोऊंगी। और शाम का खाना खाने के बाद में जो रवि और सीता की बेटी होती है, यानी बड़े भाई की जो बेटी होती है, वो अपनी चाची के पास यानी ओमपाल की पत्नी के पास पहुँचती है। तो देखते क्या है कि ओमपाल और उसकी जो पत्नी प्रीति थी, इन दोनों ने भी खाना खा लिया था और उसके बाद में ये सोने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ये 12 साल की बच्ची पहुंच जाती है और अपने चाचा चाची से कहती है कि आज रात वो यहीं सोएगी। अब जैसे ही प्रीति जो चाची थी वो ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। उसके बाद में अपनी यानी एक 4 साल की बेटी और एक 2.5 साल की बेटी को लेती है अपने साथ में, और साथ के साथ अपनी 12 साल की इस भतीजी को भी अपने साथ देती है। और उसके बाद में कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों, ओमपाल की पत्नी प्रीति कुमारी अपनी दोनों बेटियों और भतीजों के साथ में कमरे में सोने चली जाती है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय होता है। रात के 2 बजे के आसपास ओमपाल के सीने में अचानक बहुत ज़ोर का दर्द उठता है। अब जैसे ही ओमपाल के सीने में दर्द उठता है, वो चीखता है। उसके चीखने की आवाज़ उसकी पत्नी प्रीति सुनती है। वो जाती है, अपने पति को पूछने की कोशिश करती है, उसको पानी देती है। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा उसके सीने में हो रहा था कि अब जो बेचैनी थी वो कहीं ना कहीं ओमपाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए ओमपाल की जो पत्नी होती है प्रीति कुमारी, वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी अपनी जेठ के यहाँ पहुँचती है और अपनी बड़ी वाली जो भाभी होती हैं सीता, उनको आवाज़ देती है। आवाज़ देने के बाद में कहती है कि भाभी, न जाने उसके पति को क्या हो गया है, सीने में बहुत ज़्यादा तेज़ का दर्द उठ रहा है और वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। अब जो भाभी सीता होती है प्रीति कुमारी के साथ दौड़ी दौड़ी भागी भागी घर पहुँचती है। ओमपाल को हिलाने डलाने की कोशिश करती है, लेकिन ओमपाल जो था ये पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। उसके जिस्म में कोई भी हलचल नहीं थी। अब सीता वहाँ से दबे पाँव वापस भागती है। वापस भागने के बाद में ये अपने पति रवि को उठाती है और उठाने के बाद में कहती है कि देखो, तुम्हारे छोटे भाई ओमपाल को क्या हो गया है, ना वो बोल रहा है ना चाल रहा है, और उसके सीने में बहुत तेज़ का दर्द उठा था। अब उसके बाद में रवि भी बेचारा भागता है, सीता भी भागती है। उधर जो प्रीति थी ओमपाल की पत्नी, वो भी परेशान है। उसके बाद में जैसे ही रवि वहाँ पर पहुँचता है, अपने भाई को हिलाने डुलाने की कोशिश करता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो सीधा डॉक्टर को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद में जो डॉक्टर होता है वो भी ओमपाल के घर पहुंच जाता है। ओमपाल को एक तरीके से देखता है, चेक करता है क्या बात थी, क्या तकलीफ थी। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में जो डॉक्टर था वो ओमपाल को मृत घोषित कर देता है और वो कहता है कि थोड़ी ही देर पहले ओमपाल की शायद मौत हो चुकी है। डॉक्टर जैसे ही ओमपाल को मृत घोषित करते हैं तो उसके बाद में ओमपाल के जो बड़े भाई थे रवि, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे भाई को क्या हुआ था। तो डॉक्टर बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे भाई के सीने में दर्द उठा था, जैसा कि तुमने बताया, तो मुझे पूरा अंदेशा है कि तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आया होगा। अब जैसे ही ये बात घर वाले सुनते हैं और उसके बाद में इन घर वालों को ये पता चलता है कि मौत हो चुकी है, तो सारे लोग दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं।
अब जब आस पड़ोस में घर वालों की रोने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, वो भी तुरंत ओमपाल के घर पे पहुंचते हैं। तो देखते क्या है कि ओमपाल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। शाम तक तो ओमपाल बिल्कुल ठीक थे, न किसी भी तरीके की कोई बीमारी, न किसी भी तरीके की कोई दिक्कत थी। लेकिन आज के इस दौर में हार्ट अटैक किसी भी उम्र के लोगों को कभी भी आ सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें थी लोगों के जहन में चल रही थी। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में सुबह होती है और सुबह होने के बाद में जो ओमपाल की पत्नी थी, जिसका नाम प्रीति कुमारी था, इसका रो रो कर बुरा हाल था। ओमपाल की पत्नी प्रीति कुमारी अपने पति की डेड बॉडी को अपने गले से अपने सीने से लगाते हुए चीख चीख कर रोती है और रोने के बाद में कहती है कि मेरी एक बच्ची जिसकी उम्र 4 साल के आसपास है और दूसरी बच्ची की उम्र 2.5 साल के आसपास है, भला मैं अपने दोनों बच्चियों की परवरिश कैसे करूँगी। ओमपाल की पत्नी प्रीति कुमारी जब इस तरीके से रोती है तो उसकी इस रोने की अवस्था को देखकर ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था जिसका दिल न कट जाए। सबका दिल भर आता है। सब ओमपाल की पत्नी प्रीति कुमारी को दिलासा देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। आखिरकार जो 8 सितंबर साल 2025 की रात का ये वाक़या था और 9 सितंबर साल 2025 को शाम के वक्त जो ओमपाल थे, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इधर ओमपाल की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उधर 9 तारीख भी गुजर जाती है, 10 तारीख आ जाती है। लेकिन 10 तारीख को जो बड़े भाई रवि थे और उनकी जो पत्नी सीता थी, वो कुछ नोटिस करते हैं। दरअसल जो उनकी 12 साल की बेटी, जिसका नाम तनु था, जो उस समय ओमपाल चाचा के यहाँ सोने हुए गई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खामोश थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। अब ये बातें जब रवि अपनी बेटी को देखता है और इस तरीके से उदास देखता है, तो उसको भी लगता है कि हो सकता है कि जो बिटिया है वो अपने चाचा की मौत से सहम गई हो, दिल में परेशानी हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो। क्योंकि चाचा चाचा होता है, अगर वो इस दुनिया से गया है तो उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा बच्चे भी लगाते हैं और बड़े भी लगाते हैं। ऐसे में रवि अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा तनु, जो होना था सो हुआ है, जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ है। लेकिन तनु यहाँ पर कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में रवि की जो पत्नी सीता होती है, यानी तनु की माँ, वो भी अपनी बिटिया को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, जो होना था सो हुआ है, अब होने को कौन ही टाल सकता है। लेकिन रवि और सीता जब अपनी बेटी तनु से ये बातें कहते हैं तो तनु यहाँ पर एक बात कहती है। तनु कहती है कि दरअसल जो चाचा थे ओमपाल जी, उनकी मौत नेचुरल मौत नहीं हुई, कोई हार्ट अटैक उनको नहीं आया, बल्कि उनकी तो हत्या की गई है। अब जैसे ही ये बात रवि और उसकी पत्नी सीता सुनते हैं अपनी बेटी के मुँह से कि चाचा की हत्या की गई है, तो उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल तनु बताती है कि 8 तारीख को जो मैं चाचा के यहाँ सोने के लिए गई हुई थी, तो मैंने देखा कि मेरे चाचा की हत्या की जा रही है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही चाची प्रीति कुमारी है। और प्रीति कुमारी के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अभय, जो कि पड़ोस में ही रहने वाला, जिसे मैं चाचा कह के बुलाती हूँ। यानी ये तनु बताती है कि जो मेरे चाचा थे ओमपाल, उनकी हत्या उनकी पत्नी यानी कि मेरी चाची प्रीति कुमारी और बगल में ही रहने वाले अभय चाचा ने की है। अब ये बात रवि जब सुनता है तो उसके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिसको वो नेचुरल डेथ समझ रहा था, हार्ट अटैक समझ रहा था, दरअसल उसकी तो हत्या की गई है। लिहाजा उसके बाद में रवि और सीता और उसके बाद में अपनी 12 साल की बच्ची तनु को लेकर इसी बीबी नगर थाने में पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद में सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बता देते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में जो पुलिस होती है, ये बात रवि और सीता की उस बच्ची से भी पूछते हैं, उस बिटिया से भी पूछते हैं। तो जो बिटिया, जो उसने बातें अपनी माँ अपने पिता को बताई थी, वही सारी बात सिलसिलेवार तरीके से वो बिटिया पुलिस को भी बता देती है। अब पुलिस उसी बेटिया की तहरीर पर आखिरकार प्रीति कुमारी और प्रीति कुमारी के देवर, यानी कि जो रिश्ते में इस रवि और ओमपाल का चचेरा भाई लगता था अभय, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। और उसके बाद जैसे ही दबिश देने के लिए पुलिस अभय और प्रीति कुमारी के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये दोनों ही लोग घर से फरार हो चुके हैं। लिहाजा पुलिस इन दोनों की तलाश करती है और आखिरकार 11 सितंबर साल 2025 को ही पुलिस इन दोनों को गांव के ही एक तिराहे से गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आती है। अब पुलिस थाने लाने के बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो जो प्रीति कुमारी होती है, ये भी अब बातों को ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाती है, बल्कि ये भी सोच लेती है कि अब पुलिस से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रीति कुमारी भी अपनी सारी सच्चाई कबूल करती है और उसके बाद में एक कहानी सुनाती है। दरअसल प्रीति कुमारी पुलिस को बताती है कि इस कहानी की शुरुआत तकरीबन 7 साल पहले से होती है, जब ये जो ओमपाल था प्रीति कुमारी से शादी कर उसको अपने घर लेके आता है। ओमपाल, जिसने कोई काम नहीं सीखा था, जिसने कोई हुनर नहीं सीखा था, तो मेहनत मजदूरी कर ये अपने परिवार का गुजारा करता था। ओमपाल और प्रीति दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता है।
वक्त गुजरने के साथ में ओमपाल और प्रीति को 2 बेटियां भी हो जाती हैं। अब बेटियों के बाद में भी जो परिवार के खर्चे थे वो खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए मेहनत मजदूरी कर कर जो ओमपाल था बहुत ज़्यादा मेहनत करता, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करता। कई बार ऐसा होता कि रात को भी घर नहीं आता। इसी बीच में ओमपाल का जो चचेरा भाई था जिसका नाम अभय था, उसके साथ में ओमपाल की जो पत्नी प्रीति कुमारी थी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अभय और प्रीति कुमारी की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, उसके बाद में दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत शुरू कर देते हैं। ना कि फ़ोन पे बातचीत शुरू करते हैं बल्कि एक दूसरे से टाइम निकाल कर मिलना भी शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं। एक दूसरे के साथ में जब इस तरीके से नैतिक संबंधों में ये बन जाते हैं तो उसके बाद में आए दिन इनका मिलना मिलाना और फ़ोन पे बात करने का जो सिलसिला था ये कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि अब ये समय भी नहीं देखा करते थे। आखिरकार शादी के ये 3 साल के बाद में जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो उसके बाद में सारी चीज़ें चलती रही और इनके अफेयर को भी लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद में एक दिन ओमपाल जब अपने घर आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है ये फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रही है। ओमपाल चुपके चुपके अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और सुनने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये बातचीत तो किसी और से नहीं बल्कि उसके ही चचेरे भाई अभय से कर रही है। इस बारे में ओमपाल अपनी पत्नी प्रीति कुमारी से बात करता है। उससे कहता है कि तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारी 2 बच्चियां हैं, सोचो उनके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। ओमपाल अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन प्रीति कुमारी उस समय तो अपनी गलती मानती है और उसके बाद अभय से बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद में जो ओमपाल था अपनी पत्नी प्रीति कुमारी को फिर से अभय से बातचीत करता हुआ देख लेता है। इस बार वो अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा पिटाई लगा देता है। ना कि पिटाई लगाता है बल्कि अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र भी रखने लगता है। वो अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कसौटी करता, ना उसे कहीं बाहर जाने देता ना आने देता। अब काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है। अभय और प्रीति कुमारी जब एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं तो प्रीति कुमारी जो ओमपाल की पत्नी थी वो एक फ़ैसला करती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति ओमपाल को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दूं ताकि मैं अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है वो अभय के साथ गुजार सकूं। उसके बाद में आखिरकार तारीख तय होती है 8 सितंबर साल 2025 और इस 8 सितंबर साल 2025 को जो प्रीति कुमारी थी अभय से सारा डिस्कस कर चुकी थी, अभय भी तैयार हो चुका था और 8 सितंबर साल 2025 को प्रीति कुमारी अपने पति ओमपाल और अपनी 2 बेटियों के साथ में शाम का खाना खाकर बस सोने ही जा रही थी कि उसी समय उसके जो जेठ थे जिनका नाम रवि था और जिनकी पत्नी सीता थी, उनकी एक बेटी है 12 साल की तनु, वो घर आती है और वो अपने चाचा से कहती है कि आज रात वो अपनी दोनों छोटी छोटी बहनों के साथ ही सोना चाहती है। अब ये बात जब ओमपाल सुनता है तो मना नहीं कर पाता है और उसके बाद में अपनी बिटिया को गले लगाता है, अपनी भतीजी को, और कहता है कोई बात नहीं बेटा, आज यहीं सो जाओ। और उसके बाद में वो बेटी भी वहीं सो जाती है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास ओमपाल की जो पत्नी प्रीति कुमारी थी ये अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने चचेरे देवर अभय को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उसे घर बुला लेती है और 2 बजे के आसपास ये लोग ओमपाल के सीने पे बैठ जाते हैं और उसकी हत्या करने का प्रयास करने लगते हैं। ओमपाल की आंख खुल जाती है और ओमपाल अपने आप को बचाने के लिए विरोध करता है। वो भागने की कोशिश भी करता है लेकिन इसी दौरान ओमपाल की जो पत्नी प्रीति कुमारी थी वो उसके हाथ पांव पकड़कर वापस से चारपाई पर गिरा लेती है और उसके बाद में जो अभय था ये ओमपाल की पत्नी प्रीति कुमारी की ही चुंडी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। लेकिन जब ओमपाल की हत्या की जा रही थी तो उस समय ओमपाल अपने आप को बचाने की जो जद्दोजहद कर रहा था, जो चीख पुकार उसकी निकली थी, उसकी आवाज़ सुनकर कहीं ना कहीं जो 12 साल की उसकी भतीजी तनु जो इसी कमरे के अंदर सो रही थी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन तनु जो अपने चाचा की हत्या होते हुए देखती है तो डर के मारे वो सहम जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद में जो अभय होता है वो वहाँ से चला जाता है। सुबह को प्रीति कुमारी नाटक करने लगती है, अपनी जो जेठानी थी उनके पास जाती है। उसके बाद में रवि भी आते हैं, मामला डॉक्टर तक पहुंचता है, डॉक्टर भी हार्ट अटैक बताते हैं और उसके बाद में अंतिम संस्कार कर देता है। यानी पूरा गांव और ओमपाल के जो भाई रवि और जो उनकी ओमपाल की भाभी सीता थी, ये सारे ही के सारे लोग जो प्रीति कुमारी थी उस पर विश्वास कर रहे थे और उसके बाद में इसी तरीके से अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 12 साल की बिटिया तनु थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी और उसके पिता ने, उसकी माँ ने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो फिर ये पूरा केस जो था वो खुल के सामने आ गया। बहरहाल दोस्तों, ये कहानी ऐसी कहानी थी कि इसमें एक महिला ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति की तो हत्या की, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रा सोचिए कि उन 2 मासूम सी बच्चियों का क्या कसूर था जो ओमपाल की बेटियां हैं, एक 4 साल की, एक 2.5 साल की। जहाँ पर ये पत्नी रो रो कर ये कह रही थी कि मैं अपनी बच्चियों की परवरिश कैसे करूँगी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पति की तो हत्या हो चुकी है और वो भी अब जेल में जाएगी, तो ऐसे में उसकी बच्चियों की परवरिश कौन करेगा। तो आज के इस दौर में न जाने किस किस तरीके से कत्ल हो रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना कुछ मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि इंसान अवैध संबंधों के चक्कर में कुछ इस तरीके से अंधा हो जाता है और वो अपने परिवार के और उनकी खुशियों के बारे में भी नहीं सोचता। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके से जो लोग करते हैं कम से कम वो ये सोच सकें कि इस तरीके की कहानियों का अंजाम क्या होता है।
बहरहाल दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।